हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग एक और टॉपर से बात करेंगे जिनकी निमसेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 37 है। नाम है रिशु शर्मा। तो आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और बीसीए किया है या बीएससी किया है और किस कॉलेज से किया है। मैं यहीं उत्तर प्रदेश के चंदौसी से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट की है। 2021 में मेरी बीएससी कंप्लीट हुई और ये मैंने अपने चंदौसी शहर से ही एसएम इंटर कॉलेज से कंप्लीट की है। एसएम इंटर कॉलेज से कंप्लीट की है, बीएससी की है। तो PCM। बीएससी से एमसीए की तरफ एक अलग रास्ता है। तो कैसे पता चला कि एमसीए भी कुछ होता है, क्योंकि बीएससी के बाद मोस्टली बच्चे एमएससी करते हैं। तो कैसे पता चला ये? सर एक्चुअल में मेरे कज़न सिस्टर ही एमसीए एनआईटी तिरछी से की हुई थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ये एनआईटी तिरछी से या फिर किसी भी एनआईटी से एमसीए अच्छा हो सकता है और अच्छा प्लेसमेंट लग सकता है इसके लिए। अच्छा। तो उन्होंने बीएससी ही किया था? उन्होंने इग्नू से किया था बीसीए। तो बीसीए किया था, तो मतलब एक आपके मन में ये डाउट नहीं हुआ कि वो बीसीए किए हैं तो उनके लिए एमसीए ठीक है, हाँ, पर मैंने और हमारा बीएससी है तो एमसीए ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ, पर मैंने इस बारे में उनसे सजेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे बच्चे बीएससी बैकग्राउंड से भी आते हैं। हाँ। जो बहुत अच्छा पैकेज देते हैं, प्लेसमेंट भी अच्छा होता है उनका। तो उन्होंने किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे आगे जाके सब बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर एमसीए जब किया तो फिर कैसे आपको एस्पायर के बारे में पता चला? एस्पायर के बारे में एक्चुअल में पहले पता नहीं चला था हमें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने दूसरी कोचिंग में स्टार्ट किया था, क्योंकि पहले ये सुनने में आया था कि वहीं से केवल रिजल्ट आता है और कहीं से रिजल्ट नहीं आता। तो हम भी फंस चुके थे, क्योंकि ऊपर जो उन्होंने सिलेक्शन वगैरह लिखते हैं ये लोग, तो कहीं ज़्यादा सिलेक्शन लिखते हैं। पर एक्चुअल में वहाँ पर जाकर हमें, जब हम 6 से 7 महीने वहाँ पढ़ लिए, तब हमें पता चला रिजल्ट कहीं और से भी आ सकता है, अच्छा पढ़ा जाए कहीं से रिजल्ट दे सकते हैं। तो मतलब एक 7-8 महीने आपने पढ़ के फिर छोड़ करके फिर एस्पायर ज्वाइन किया? हाँ, फिर जब इस यहाँ का 2022 का रिजल्ट भी आ चुका था, तब हमने सोचा कि यहाँ से अच्छा हो भी नहीं पा रहा है और हम जो चाहते हैं वो कर भी नहीं पा रहे हैं उतना, और बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाता था। जैसे मैंने वहाँ से छोड़ने का मकसद ये नहीं था, एक्चुअल में मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था और जब छुट्टी मांगने गए टेस्ट वगैरह के लिए तो वो भी नहीं देते थे। मतलब मेडिकल टेस्ट कराना था, उसके लिए भी छुट्टी नहीं देती। छुट्टी नहीं। तो फिर मैंने घर को बताया, तो घर वालों ने भी कहा कि फिर पहले हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेक्शन तो कहीं और से भी हो सकता है। फिर रिजल्ट भी आ गया था 2022 का, तो देखा था यहाँ का सिलेक्शन भी अच्छा था और रिजल्ट भी अच्छा था। तो हमने फिर वहाँ से स्किप करके एस्पायर स्टडी 19 जुलाई को ज्वाइन कर लिया था। एस्पायर स्टडी 19 जुलाई को ज्वाइन कर लिया। तो जब आप ज्वाइन कर लिए यहाँ पर, तो उसके बाद में जब आप 6-7-8 दिन पढ़े, ठीक है, क्योंकि बच्चों का कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन में दिखता कुछ और है, अंदर होता कुछ और है। तो एस्पायर स्टडी में ऐसा आपको लगा कि नहीं, देखा कुछ और था, पहुँच कहीं और गलत जगह गए? नहीं, एस्पायर स्टडी में ऐसा नहीं, क्योंकि सर आप बहुत सपोर्टिव थे और शुरू से जब हमने पहली क्लास ली थी तभी आपने, मतलब हमारी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी आपसे। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि, और आपसे अकेले ऑफिस में जाके हम बात कर सकते हैं पर्सनली, ऐसा कहीं और ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर्सनली जाके अपने डाउट क्लियर कर लो, तो ऐसा कभी नहीं लगा। अच्छा, कभी नहीं लगा। तो उसके बाद जब पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो क्योंकि हमें याद है कि जब आप आए थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद होते थे, ठीक है, सीधे सीधे अब बोर्ड पे लिखे और आप बोल दिए सर इसका आंसर ये है। लेकिन जब कहीं ना कहीं प्रोसीजर की बात आती थी, हम पूछते थे कैसे होगा, कैसे सोचा तुमने, तो कहा था सर ये सब हमको नहीं पता है कि कैसे होना है, हमको ये पता है कि इसका आंसर ये होगा। फिर जैसे जब आप धीरे धीरे पढ़ने लग गए, तो क्योंकि एक होता है कि डायरेक्ट आंसर लगा दिया और एक होता है कि सॉल्व करके कर रहे हैं। कोई किसी क्वेश्चन में 5 मिनट लग रहा है, किसी क्वेश्चन में 15 मिनट। जब किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता था तो ऐसा नहीं फील होता था कि अब सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि हमसे तो क्वेश्चन बहुत टाइम लेकर के लग रहे हैं? हाँ सर, शुरू में ऐसा लगा था, पर जैसे जैसे आपकी क्लासेस लेते गए उसमें आपने समझाया तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसे सॉल्व करने की टेक्निक सीखनी है। आप शॉर्ट टेक्स्ट भी बताए थे, सब कुछ बताया आपने, तो इससे क्वेश्चन को हम अप्रोच उसकी सीखनी चालू की। पहले हमारा क्या होता था, हम जो है दूसरी कोचिंग में थे तो वहाँ पर हमने बुक खोला, हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ना तो हम डिस्कस कर सकते किसी से, ना हम डायरेक्ट सर से पूछ सकते। तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें सिलेक्शन भी चाहिए था तो हम उसको याद कर लिए थे। अब यहाँ पर आकर हमें पता चला कि हम पूछ भी सकते हैं आपसे, 24 घंटे में हम कभी भी जा सकते हैं। आप रात में भी बैठे रहते थे, यहाँ पे रात में भी रुकते थे बच्चे, हम भी रुकते थे, तो आप रात में भी आप 3 बजे हम ऑफिस में जाते थे आपके पास लेके क्वेश्चन, तो आप बता देते थे।
तो ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे तो नहीं आई थी। नहीं दिक्कत आई थी। फिर उसके बाद जब जैसे पढ़ना शुरू कर दिए तो फिर कौन कौन सी किताबें आपने फॉलो की, ठीक है, मतलब क्योंकि हर बच्चे का ये रहता है कि टॉपर्स ने कौन सी किताबें लगाई होंगी, ठीक है, क्योंकि जो जूनियर्स होते हैं उनको लगता है कि हम भी वो लगाएंगे, बढ़िया से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कौन सी किताबें आपने लगाई और किस तरीके से लगाई, क्योंकि कुछ बच्चों का होता है किताबें तो 10-20 लगा लेते हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो आपने किस तरीके से किया? मेनली सर पहले जब था हम दूसरी कोचिंग में पढ़ते थे तो वहाँ हमें 6 बुक बताई गई थी मैथ की और 4 बुक इसकी नॉन वर्बल, वर्बल और फिर पॉइंट की 4 बुक। तो पहले किताब देख के भी डर लगता था कि 6 बुक कैसे लगेंगी, इतनी ज़्यादा कैसे लगेंगी। पर हम यहाँ पे जब आए तब हमें पता चला, आपने बताया था कि अगर किसी के बेसिक कमज़ोर हैं तो सेल्फ स्कोर प्रोवाइड की उसे, तो पहले वो लगाते थे। उसके बाद अगर हमारे ठीक है वो टॉपिक तो हमने आर डी शर्मा को फॉलो किया ऑब्जेक्टिव। फिर आपने आर डी शर्मा, आप ज़्यादातर क्वेश्चन कराती थे आर डी शर्मा के, तो इतना डाउट उसमें रहता भी नहीं था, पर क्वेश्चन अगर रहता भी था डाउट तो आपसे पूछ लेते थे या फिर किसी दोस्त वगैरह से डिस्कस कर लेते थे। तो मैथ के लिए आर डी शर्मा और लॉजिकल के लिए? लॉजिकल के लिए आपने बताया था सिजवाली, आर एस अग्रवाल और पॉइंट के लिए आर एस अग्रवाल। क्वांट के लिए आर एस अग्रवाल। कंप्यूटर के लिए? कंप्यूटर आपने कराई थी पूरा आपने सेशन लिया था, टेस्ट लिए थे और सारी क्लासेस ली थी आपकी, सारा कुछ उसी से, सारे पेपर हमारे के आई टी, सी यू टी सभी में उसी से आया था पूरा कंप्यूटर। और निमसेट में तो पूरा 18 क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन थे, सिर्फ टिक मारना था। क्योंकि मतलब जैसे हमने देखा है कि एस्पायर के जितने भी बच्चे थे तो कंप्यूटर का मतलब सेक्शन पूरा 8 से 9 मिनट में किए हैं, 20 क्वेश्चन 8 से 9 मिनट में सारे किए। और कितना भी कमज़ोर बच्चा हो तो उसके तब भी कंप्यूटर में 80-90 नंबर हैं। यस सर। लेकिन फिर भी जैसे एक बच्चों का रहता है, जैसे हमारे सेशन में बोलते हैं जब पढ़ाते हैं कि कंप्यूटर हम उनको इतना करवा देंगे कि 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट आएंगे, लेकिन जब तुम अभी तो सिलेक्टेड हो, टॉपर्स में हो, लेकिन जब वो सिचुएशन नहीं होगी तो आपको लगता होगा कि पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं। अभी तो सर बोल रहे हैं, बाद में पलट देंगे कि पेपर अलग आ गया, अजीब आ गया, ठीक है, हमने तो नॉर्मल मोड में बोला था कि ऐसा होगा। तो उस समय ऐसा फील नहीं होता था? उस समय क्योंकि मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो आपने क्लासेस ली थी तो समझ में आने लगी थी कि हाँ ये क्वेश्चन तो प्रीवियस देखे लगभग वही क्वेश्चन सेम आते थे। और फिर सीनियर्स से भी आते थे तो बताए थे कंप्यूटर तो सर का ही आता है सेम, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। और सारे क्वेश्चन लगभग हमें जहाँ भी मिलते थे टेस्ट में या फिर आपके उसमें क्या प्रीवियस ईयर में, तो सारे लगभग वही क्वेश्चन होते थे जो आपने किए हैं। तो हमें ऐसा फिर बाद में ये लगने लगा, शुरू में लगता था कि कंप्यूटर कैसे होगा, कंप्यूटर तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, पर बाद में ये लगने लगा था हमें कंप्यूटर आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में जब आप पढ़ाई शुरू कर दिए, ठीक है, और पढ़ने लग गए, क्लासेज होने लगी, सब होने लगी, तो एक बीच में सिचुएशन ऐसी आती है कि जिस समय पर हम क्लास जो है 6-6 घंटे 7-7 घंटे, ठीक है, 2 घंटे फिर 10 मिनट ब्रेक, फिर 2 घंटे फिर 10 मिनट फिर 2 घंटे, तो उस समय कैसा फील होता था? उस समय सर आपकी सुबह को क्लास होती है, सुबह को आते थे हम, तो सर अगर किसी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है बहुत अच्छे से, अगर पढ़ाने वाला हो तो फिर आपको क्लास में मज़ा आने लगता है। तो हमें कभी जब 2 घंटे 3 घंटे चले भी जाते थे तो पता नहीं लगता था कि कब जा रहे हैं। तो हम क्लासेस ले लेते, फिर आपके लंच हो जाता था, उसमें भी अच्छा खासा ब्रेक मिल जाता था 1 घंटे। जैसे कुछ जगह होता है कि खाना खाने के लिए भी ब्रेक नहीं दिया जाता है, हेल्थ वगैरह प्रॉब्लम होती है उससे, तो आपके 1 घंटे का ब्रेक होता था, उसमें आराम से खाना खाते थे, आराम से जिसको थोड़ा रेस्ट वगैरह करना हो कर लेते थे। उसके बाद फिर शाम को क्लास होती थी, वो भी लेते थे, कंटिन्यूस लेते थे, उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं था कि हमें बैठने प्रॉब्लम। और बहुत सारे ये थे बच्चे रात में भी रुकने लगे थे बाद में, तो कहीं कहीं ऐसा होता प्रेशर से बैठने में, जहाँ जैसे हम पहले कोचिंग में पढ़ते थे वहाँ 8 बजे तक बैठना भी हमें ऐसा लगता था कि बहुत प्रेशर में उठा लगा था, कब छुट्टी हो कैसे। पर यहाँ पर हम जैसे आपने 8 बजे छोड़ दिया हमको, 8 बजे के बाद हम फिर से आ जाते थे वापस लौट के खाना खा के, फिर 2:30-3 बजे तक रात में रुकते थे। और इससे ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पर बैठना बोरिंग था, बोरिंग। हाँ, ये तो मतलब बहुत सारे पुराने बच्चों ने बताया कि सर बहुत जगह ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती बैठाला जाता है। हाँ। लेकिन एस्पायर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम देखे हैं कि बच्चे इंटरेस्ट के साथ में रात के 2 बजे 3 बजे तक आराम से अपने आप पढ़ते हैं, बिना बाउंडेशन दिए कि इतनी बजे तक बैठना ही है। तो और जैसे जो जूनियर 2024 के 25 के 26 के इस सेशन को देखेंगे तो उनको कैसे बताना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें और कैसे उनकी अच्छी रैंक निकल सकती है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है? क्योंकि ये तो सभी बताते हैं ये करो तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको वो बताना है कि ये काम नहीं करना तो सिलेक्शन हो जाएगा।
सबसे बड़ी गलती तो यही हमने की थी, जिससे हमारा 1 साल भी बर्बाद हुआ और पैसे भी बर्बाद हुए और नॉलेज भी नहीं मिल पाई उसका कोई। सबसे पहले तो कहीं गलत जगह ना फंसें, किसी को रिजल्ट को ना देखें कि वहाँ ने इतने सिलेक्शन लिख दिए, एक्चुअल वहाँ का पता करें कि क्या है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर से पढ़ाई कराई जाती है और भी जगह हैं जहाँ पे प्रेशर से पढ़ाई कराई जाती है। तो प्रेशर से पढ़ाई करके सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छा पढ़ के सिलेक्शन होता है और सही जगह पढ़ के सही गाइडेंस में सिलेक्शन होता है। तो मेरे नज़रों में तो एस्पायर स्टडी बेस्ट है, जो आपको फीस भी कम है और अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करती है। तो इसमें सब एस्पायर स्टडी बेस्ट है। और बाकी जो है सारी बुक्स जो सर बताएं फॉलो करते जाएं उसको। तुमने देखा होगा सेशन ज्वाइन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बच्चे जो है कुछ क्विट कर देते हैं बीच में, कुछ 3 महीने बाद छोड़ देते हैं, कुछ 4 महीने बाद, कुछ 5 महीने बाद। उनको देख करके कभी नहीं लगता था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो बच्चा छोड़ता है कोचिंग, उसका थॉट बहुत तगड़ा होता है कि हम क्यों छोड़ रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट नहीं हो रहे हैं या प्रॉपर क्लास नहीं हो रही हैं, बहुत टेस्ट हो रहे हैं, इतने टेस्ट नहीं होने चाहिए, पढ़ने का भी समय होना चाहिए, बहुत सारे उनके विचार होते हैं। तो कभी कभी लगता है कि हाँ हो सकता है ये सही हो। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसा एक कारण और था ये ना होने का, क्योंकि हमने जब दूसरी जगह से कोचिंग छोड़ी थी तो उन्होंने क्या सभी लोगों ने बोला था कि तुमने बहुत गलत डिसीजन लिया है, कि अब शायद सिलेक्शन भी तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा। मतलब ये बोल दिया था अब सिलेक्शन कभी नहीं होगा? हाँ सिलेक्शन, क्योंकि वहाँ पर ये भ्रम बना हुआ था कि सिलेक्शन केवल यहीं से होता है और कहीं से सिलेक्शन आप नहीं ले सकते। और तो ये भी दिखाना था कि सिलेक्शन हम यहाँ से लेकर दिखाएंगे। अच्छा, एक मिथ ये बहुत रहता है कि हम जितना देंगे, जितनी सीट देंगे उसी से पूरा पेपर आएगा, और ऐसा कुछ? तो ऐसा तो कुछ नहीं लगा हमको, क्योंकि ना तो हमें लगता कि यहाँ से पेपर नहीं था, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं तो आप कहीं से भी सिलेक्शन निकाल सकते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर आपके वीक हैं तो आपको चाहे पूरी सीट दे दी जाए तब भी आप सिलेक्शन नहीं निकाल सकते हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हो गई तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे जब तुम एस्पायर स्टडी आए तो फीस तुमने सुनी, तो उस समय शायद फीस 55,000 रुपये ऐसे थी, सर 50,000। तो ऐसा नहीं लगा इतनी कम फीस इतनी कम फीस में जा रहे हैं, पता नहीं कैसी पढ़ाई होगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे फीस से जज करते हैं। ठीक है, अब तो मतलब एस्पायर को नहीं जज करते हैं, क्योंकि रिजल्ट हर साल हम लोग जो है निकल रहा है, लेकिन पहले जो है लोग जज करते थे कि फ़ीस कम है तो ऐसा ना हो कि सिलेक्शन ना हो, या फिर जो फीस ज़्यादा वाली कोचिंग है वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया सिलेक्शन हो। तो तुम्हारे मन में नहीं आया था कि नहीं यार इतनी कम फीस में कैसे कोई पूरे साल पढ़ा देगा? सर शुरू में स्टार्टिंग में जब हम पहले दिन आए थे, दूसरे दिन आए थे, तब ये लगा था कि पता नहीं होगा, शायद लोग बोल रहे हैं गलत डिसीजन है, हो ना जाए गलत डिसीजन। पर ये था धीरे धीरे जब आपसे इंटरेक्शन हुआ, आपके पढ़ाने का टेक्निक तरीका देखा, हमें समझ में आने लगा, तो हमें लगा नहीं सही डिसीजन है। फीस वगैरह मैटर नहीं करती है, और फीस अगर वो बढ़ा भी दे, कोई कोचिंग बढ़ाती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, हमारा वो पैसा वेस्ट ही गया था, क्योंकि वहाँ पर केवल फीस बढ़ाने से कुछ नहीं होता, पढ़ाने और सिलेक्शन देने से होता है। कोई नया अच्छा प्रोवाइड कर देता है तुम्हें बिल्डिंग वगैरह, तो इससे सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छा पढ़ाने से सिलेक्शन होता है। फीस ये सारी बातें मतलब पूरे साल तक जो है रोक के रखे कि सिलेक्शन होगा, तो बच्चों शेयर करेंगे कि बच्चे जो है ना ज़्यादा अपना वेस्ट करें पैसा। यस सर। अच्छा, आप जैसे जहाँ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर MCA का स्कोप कैसा है? MCA का स्कोप वहाँ पर इतना नहीं है, पर जो बच्चे कुछ कॉलेज हैं जो BCA कराते हैं तो वो बताते हैं कि MCA कर लो, NIT से भी होता है, पर वहाँ से भी 1, 2, 3 बच्चे बस केवल करते हैं। पर मेरे हिसाब से अब स्कोप इसका इतना बढ़ गया है कि हर बच्चे को, शायद पहले जो JEE की प्रिपरेशन करता है, अगर उसका IIT या NIT में नहीं होता है तो दूसरा रास्ता ये है NIT जाने का। मेरे को भी लगा था जब पहले JEE वगैरह नहीं हो पाया था तो इंजीनियरिंग वगैरह लाइन में इंटरेस्ट था, अब वहाँ पर नहीं हो पाया था सिलेक्शन, तो अब जब यहाँ पर पता चला NIT में इसके थ्रू भी जा सकते हैं तो वह बहुत सही लगा, तो इसलिए मैंने MCA ज़्यादा चुना कि NIT में एटलीस्ट मैं प्रवेश ले सकता हूँ। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और जो है, मतलब ये तुमसे ही हो सकता क्वेश्चन, क्योंकि तुमने उन चीज़ों को झेला है, क्या अंतर आपको दिखा कि यहाँ पर और जहाँ आप पहले ज्वाइन किए थे? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर और चीज़ों को लेकर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपके त्यौहार वगैरह अच्छे हों, या फिर
पब्लिसिटी अच्छे से हम कर पाएँ या फिर लोगों में झूठ ज़्यादा फैला पाएँ। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर जो था रियल था और पढ़ाने की टेक्निक बहुत सही थी, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल थी। फीस वहाँ पर 2 लाख कर देते हैं, 1.5 लाख कर देते हैं। तो और सिलेक्शन भी जितना देते हैं उतना होता नहीं है एक्चुअल अंदर का, किसी और जो होता है अंदर उसी को पता होता नहीं है। नहीं, तो ये चीज़ जान नहीं पाते तुम लोग। जैसे यहाँ तो जो बच्चा रहता है, जैसे तुम हो तो तुमको पता है हमारे बैच में इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, यस सर। ठीक है, तुमको पता है कि पूरा हमारा Yes, हॉल sir. सेलेक्ट हुआ, लेकिन वहाँ नहीं पता चलता है। नहीं वहाँ पे इतना नहीं पता चल रहा क्योंकि किसी से इतना इंटरेक्शन हमारा रहता नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे नाम जूनियर्स वगैरह को पता भी नहीं होने दिया जाता है क्या क्या सिलेक्शन क्या नहीं, हाँ, ये सब नहीं पता होता है। मतलब जितना बता दिया कि इतना डिजिट हाँ तो इतना सिलेक्शन हुआ है। हाँ, मतलब बच्चे ऐसा है बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं हाँ, कि नहीं जो बोल दिया, मतलब खुद ये नहीं देखते कि एक्चुअल है क्या, स्थिति क्या है, मतलब हुआ क्या सिलेक्शन पर। जब एटलीस्ट लास्ट में रिजल्ट नहीं आता है तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मतलब जैसे जो जो तुमसे बोल रहे थे कि गलत डिसीजन तुम्हारा है ये, तो उनको क्या बताना चाहोगे और अभी कैसा फील हो रहा है? अब सर यही बताना चाहेंगे कि आप जो गलती मैंने कर दी वो ना करें, और बाकी जो लोग बोलते थे कि सिलेक्शन नहीं होगा ये नहीं होगा, तो सिलेक्शन हर जगह से होता है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ाने वाला अच्छा है, तो हर जगह से सिलेक्शन होगा। आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा जा रहा है, आप उसको बस फॉलो करते जाएं, तो सिलेक्शन हर जगह से होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके। और ऑल इंडिया रैंक 37 अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। और दूसरी बात तब जब पेपर टफ आया था तब एक चीज़ अच्छा और याद आ रही है, वैसे तो सेशन एंड करने का समय था, बट एक चीज़ याद आ रही है कि पेपर टफ से याद आया कि जब आप सेंटर से बाहर निकले थे तो गए तो इस उद्देश्य में थे कि 850-900 का पेपर करेंगे, लेकिन जब बाहर निकले तो मतलब आपका ऐसा था कि मतलब जो रियलिटी है तुम्हारे सामने बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मेंटल पागल हो गया ये। कुछ इसमें जो है समझ में नहीं इसको आ रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है और आज का 2 घंटे कहाँ से कहाँ निकल गया है। तो वो क्या सीन था? वो सर जब हम पेपर कर रहे थे तो मतलब पेपर तो टफ था तो जब हम कर रहे थे तो हम तो कम अटेम्प्ट करके आए थे, तो हमें लगा शायद मुश्किल पड़ जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि और बच्चे जो बोल रहे थे बाहर निकल के कि 102-103 अटेम्प्ट करके आए हैं, पर हमारे अटेम्प्ट उतने नहीं थे, पर एक्यूरेसी पे हमारा बहुत अच्छा फोकस था। पर और उस टाइम ये लग रहा था जब 102-103 अटेम्प्ट करके आए हैं तो एटलीस्ट इनका हो जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे हो सकता है, तो हमारा कहाँ होगा सिलेक्शन। तो इसलिए सर थोड़ा नर्वस था। नहीं, हमने जब बोला था कि आंसर की आप मिला लो तो आप बोले थे हमको याद ही नहीं है कि इस क्वेश्चन में हम क्या टिक किए हैं। हाँ ऐसा सब में मतलब ब्लैंक हो गया था मेरा कि मैं सब भूल गया कि क्या हुआ मेरे साथ पेपर में क्या नहीं हुआ, सब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था, क्योंकि पेपर को जब जब निकला था इतना अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए जितना सोच कर गए थे। पर बाद में जब रैंक आई तब पता चला कि वो सब जो बोलते हैं लोग पहले वो सब झूठ रहता है। क्योंकि ये भी एक जो है स्ट्रॉन्ग मैसेज उन बच्चों के लिए, जैसे 2024 में भी ऐसा होगा, 25 में भी ऐसा होगा कि पेपर किसी टाइप का हुआ है। अब बच्चे जितना नंबर स्कोर किए हैं तो उनको लगता है कि हमारा, जैसे कभी कभी अभी तो चलो ख़राब हुआ था, टफ आया था, तो उन्हें लगा कि हमारा ही हुआ होगा, बाकी लोगों का अच्छा हुआ होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेपर आसान आ जाता है और उस पेपर आसान आने में किसी के नंबर आ गए 600, ठीक है, अब उसको लगता है कि हमारे ही 600 हैं, बाकी लोगों के कम आए होंगे। जैसे इस बार लग रहा था हमारे कम हैं, सबके ज़्यादा होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे ही 650 हैं, बाकी लोगों के हमसे कम होंगे। लेकिन रिजल्ट जब आता है तो एक्सेप्शन एकदम दिखता है कि नहीं, 650 वाले 60 वाले तो बहुत बच्चे भरे पड़े थे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि रिजल्ट को पहले प्रेडिक्ट करें कि ना करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें मेनली? यस सर, मतलब ऐसे हमारे बैच में काफ़ी बच्चे थे जो उन्हें लगता था कि सिलेक्शन भी नहीं होगा, और उनका बहुत बेटर सिलेक्शन हुआ था। तो पहले से प्रेडिक्ट ना करें पेपर कैसा आएगा क्या नहीं आएगा, ये पहले से डिसाइड नहीं होता। जब आप चलो वहाँ पे देते हैं आपकी एक्यूरेसी क्या रहती है, हर एक चीज़ फैक्टर मैटर करती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मैंने एक्चुअल देखे थे अपने सामने, जिनका लगता भी नहीं था सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें खुद विश्वास नहीं था, उनका बहुत बेटर सिलेक्शन हुआ था। तो रिजल्ट को पहले से प्रेडिक्ट ना करें, अपनी मेहनत करते जाएँ, लास्ट तक सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आपने अच्छे से मेहनत की। मतलब सीधी सी बात है, 2024 वाले बच्चे ये ना सोचे 23 का टफ आया था तो इस बार टफ आ जाएगा, और ये भी ना सोचे कि एक बार टफ आ चुका है तो इस बार आसान आ जाएगा। मतलब कैसा भी हो सकता है, हर तरीके की प्रिपरेशन अपनी करके पहुँचे। यस सर। ठीक, और कुछ बताना चाहेंगे?
और सर आपको थैंक्स बोलना चाहेंगे, फैमिली को थैंक्स बोलना चाहेंगे, बहुत सपोर्टिव थे आप भी, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, जब भी डिमोटिवेट होते थे आपसे बात करते थे या अपने घर पे कॉल मिलाते, सबसे पहले अपने घर पे कॉल मिलाते थे कि नंबर कम आ रहे हैं अब क्या करें, तो वो भी कहते थे ध्यान दो, कोई नहीं सब अच्छा होगा। और बहुत बार आपके पास भी गए थे कि सर नंबर कम आ रहे हैं क्या करा जाए, तो आप बोलते थे कि कोई नहीं मेहनत करते जाओ अच्छा होगा तुम्हारा। तो सर बस यही आपको थैंक्स बोलना चाहेंगे और फैमिली को थैंक्स बोलना चाहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके। और जो भी बच्चे इस सेशन को देखेंगे, बाकी उनके जो भी डाउट होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। Yes, तो sir. जब भी कभी समय मिलता है आपको, तो आप उनके रिप्लाई कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में अभी तो आप NIT जा रहे हैं, Yes, sir. लेकिन 1 साल बाद आप सीनियर हो जाएंगे। Yes, तो sir. जो बच्चे आपसे मोटिवेट होकर के आते हैं, अगली साल सेलेक्ट होकर NIT पहुँचते हैं, तो उनको पूरा गाइड करिए। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।